नमस्कार, मी संदीप काळे. सक्सेस पासवर्ड या माझ्या खास कार्यक्रमात आपलं मनापासून स्वागत आहे. दर शनिवारी मी अशा एका गेस्टला आपल्यापर्यंत घेऊन येत असतो, ज्यांनी आपलं वेगळेपण सिद्ध केलेलं आहे, ज्यांनी आपल्या कामांमधनं एक वेगळी ओळख आपली दाखवलेली आहे. तो शनिवार तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठीही नेहमीच उत्सुकतेचा शनिवार असतो. आज मी अशा एका मान्यवराला आपल्या या सक्सेस पासवर्ड या कार्यक्रमात घेऊन आलो आहे, की ज्यांचं वेगळेपण मोजायला आपण मोजू शकत नाही इतकं वेगळं आहे. म्हणतात ते मोठे उद्योगपती आहेत, ते सोशलमध्ये खूप वेगळ्या अर्थाने इंटरेस्ट ठेवत आहेत. त्यांचं घरचं बॅकग्राऊंड वेगळं आहे आणि एकूणच काय तर एका माणसाभोवती असणाऱ्या अनेक स्टोरीज या निमित्ताने फिरत आहेत. माझे मित्र संदीप भाजी भाकरे यांनी मला या व्यक्तीची ओळख करून दिली आणि मला त्याच दिवशी वाटलं की आपल्या शोमध्ये ही व्यक्ती आली पाहिजे. खरं तर त्यांची भाषा हिंदी आहे. माझ्या सगळ्या प्रेक्षकांना जे मला प्रचंडपणे फॉलो करतात, विशेषतः महाराष्ट्रामधले, त्या सगळ्यांना मला सांगायचं की आज जरा हिंदी मराठी असं मिक्स होणार आहे. कारण त्या व्यक्तीची स्टोरी इतकी जबरदस्त आहे. त्यांनी जे उभं केलेलं ते काम खूप मोठं आहे आणि अनेकाला ते प्रोत्साहित करणारं आहे. पॉझिटिव्ह थिंकिंग घेऊन आपण एखादं काम उभं केलं तर आपण काय निर्माण करू शकतो याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. आणि आज मी ज्या व्यक्तीला आपली भेट करून देणार आहे त्या व्यक्तीचं नाव आहे पंकज दुजोदवाला. मंगलम कापूर आपण नाव ऐकलं असेल किंवा अनेक वेगवेगळ्या अशा संस्था ज्या संस्थेमधनं माणुसकी झिरपते अशा संस्थेचं प्रतिनिधित्व करणारे पंकजजी आज आपल्यासोबत आहेत. सर, या चर्चेमधलं या कार्यक्रमात आपलं मनापासून स्वागत आहे. शर्ट आपल्याला खूप छान दिसते आणि तुमचं व्यक्तिमत्वसुद्धा तितकंच खुलून दिसते तुमच्या कामाच्या माध्यमातून. खूप दिवसापासून जेव्हा आपली संदीपजीसोबत भेट झाली, संदीप भाजी भाकरे सरांसोबत, तेव्हा असं ठरवलं होतं की तुम्हाला माझ्या शोमध्ये आणायचं, तुमचा कार्यक्रम घ्यायचा आणि महाराष्ट्रातल्या त्या तमाम उद्योगाशी निगडीत असलेल्या, ज्यांना उद्योगामध्ये रस आहे, अशा सगळ्या मुलांना तुम्हाला ऐकवायचं, ज्या माध्यमातून चार पंकज जरी तुमच्यासारखे घडले तर मला असं वाटतं की माझ्या आयुष्याचं चीज होईल जे तुम्ही आत्ता सध्या करताय. मी तुमचा सगळा प्रवास मला उद्योगाला घेऊन लोकांसमोर मांडायचाच आहे, पण मी तिच्या अगोदर तुमचं सगळं घर, कुटुंब, फॅमिली या सगळ्या प्रवासावर मी तुमच्याबरोबर चर्चा करणार आहे आणि मग त्यानंतर तुमचा सगळा तो सक्सेस आलेख जो आहे तो मी घेणार आहे. मला माहीत आहे की तुम्हाला मराठी हिंदीमध्ये थोडासा प्रॉब्लेम होईल. तुमची मराठी तेवढी बेस व्यवस्थिशीर नाही, पण तुम्ही हिंदी उत्तम बोलता. माझी विनंती आहे की तुम्हाला ज्या भाषेत कम्फर्ट होईल त्या भाषेत तुम्ही बोला, पण माझा प्रेक्षक हा सगळा मराठी आहे. तुम्ही मध्ये मध्ये मराठी बोललं तर ते अजून छान होईल. तुमच्या घरातलं वातावरण कसं होतं, कशी सगळी परिस्थिती होती आणि मरीन ड्राईव्हचं ते वातावरण, या भागात तुम्ही राहत होतं ते वातावरण आणि त्यावेळेस तुमचे आई वडील कसे संस्कार होते तुमच्या आई वडिलाचे? संदीप भाई, आता सगळ्या बंधुआने माझा नमस्कार. माझा सुरुवात झाली ती मरीन ड्राईव्हवरून, हिंदी विद्याभवन स्कूलवरून. आणखी रवायच्या तिकडेच सिंधू बिल्डिंगमध्ये आहे. आणखी सुरुवातमध्ये काफ़ी इन द स्कूल काफ़ी मैं तकलीफ़ में था, क्योंकि कभी एजुकेशन में अच्छा नहीं रहा. नेचुरली उस टाइम पे हमारे को ये सिखाया गया कि भी पहले आप अच्छा इंसान बनो, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी का करियर आगे शुरू किया. अपने आप को इस सांचे में ढाला कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, चाहे वो लोगों के प्रति हो, चाहे अपने खुद घर वालों के प्रति हो या समाज के प्रति हो. और उसी को पंक्चुअली बनाते हुए जो मेरे पिताजी श्री राम गोपाल जी दुजोदवाला ने, मेरे बड़े भाई साहब कमल जी ने मेरे को सिखाया, मैंने उनको ही अपना गुरु माना और उसी के कारण से मैं आगे बढ़ता रहा. और फिर एक ऐसा समय आया कि जब आप अपने बुज़ुर्गों पे सब कुछ छोड़ देते हैं तो ऊपर वाला भी कहाँ न कहाँ आपको बेनिफिट करके देता है. और उसी के संदर्भ में माझं चांगलं सगळं काम झालं. आणखी आज के दिन पे एक कपूर की इंडस्ट्री हमने लगा रखी है और जिसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन हम लोग कर रहे हैं. और आने वाले समय में ऐसा लगता भी है कि भी मेरे भतीजे अक्षय और बड़े भाई साहब कमल जी के साथ में
हम उद्योग में काफ़ी अच्छा नाम कर सकेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मैन्यूवर कर सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। मला तुमच्या लहानपणामध्ये जायचं आहे आणि आताचं कंपॅरिझन मला आत्ताच्या सगळ्या तुमच्या प्रवासामध्ये करायचं आहे. एक 6वी नापास झालेला मुलगा, जो 6वी नापास होतो, अगोदर दुसरीला काहीतरी नापास होतो, म्हणजे ज्याला कुठलंही नॉलेज नाही आहे किंवा तो खूप कमी आहे एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये, त्याच्यामध्ये खूप कमतरता आहे, पण तो आज उद्योगामध्ये महाराष्ट्रातल्या त्या टॉपच्या 4-5 लोकांमध्ये त्याचं नाव आहे. म्हणजे जेव्हा आई वडील हा सगळा प्रवास तुमचा पाहायचे किंवा भाऊ हा सगळा तुमचा प्रवास पाहायचे, तेव्हा त्यांना काय फील व्हायचं? इसमें सब हमारी माताश्री को जाता है, जो जिनको देखकर, पिताजी को देख के, एक ऐसे कुटुंब से हम लोग बिलोंग करते हैं जहाँ पर सिर्फ व्यवसाय उत्पादक बन के ही हम आगे बढ़ सके, और ये सब चीज़ें श्रेय जाती है पिताजी को, हमारी माताजी को, मेरे बड़े भाई साहब को। हम लोग ने मिलके काफ़ी संघर्ष किया है। संघर्ष के साथ में कुछ सलीके से भी सिखाया गया कि भी आप इस ढंग से अगर काम करोगे तो आप ज़रूर से आप आगे बढ़ पाएंगे, और उसी को मार्गदर्शन समझते हुए, चाहे वो स्कूल में था, स्कूल में एक्चुअली 2 बार फेल होने के बावजूद वो कहते हैं ना हिंदी में कि कल, आज और कल, उसका एक आई वुड से मेरे को बेनिफिट मिला, क्योंकि 79-80 में जब मैंने स्कूल में ठीक नहीं किया पढ़ाई में, तो 81 में ग्रेजुएट 10वीं पास करके निकले। फिर उसके बाद में नेचुरली जब इतना उदंग करते हैं, कोई भी इंसान करता है, मस्ती करता है और ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता, उसको कभी न कभी समय ऊपर वाला लाठी से या प्रेम से या आपको एक विवरण देते हुए समझाता है कि यू हैव टू डू द थिंग्स इन ए गुड ऑर्डर, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग इन ट्रबल। तो लकीली धीरे धीरे सीखते गए, समझते गए और ग्रेजुएशन किया, एंड फिर उसके बाद में 87 में शादी हो गई, तो आदमी को जिम्मेवारियाँ आ गई, और पिताजी के साथ में 2007 तक हमने काफ़ी तरक्की के साथ में आगे बढ़े, और उसके बाद में अभी कमल भाई साहब जो मेरे से बड़े हैं उम्र में, उनके छत्र छाया में मिल के साथ में काम करते हैं। मला एक सांगा की आत्ता उद्योगाला घेऊन नैराश्य आहे तरुणाईमध्ये. मी थेट त्या विषयाकडे येतो. उद्योगाला घेऊन खूप नैराश्य आहे, कुणाची हिंमत होत नाही नवीन उद्योग सुरू करायला. विशेष आता कोरोनाच्या काळामध्ये तर अजून भाग वेगळा झालेला आहे. तुम्ही कसं पाहता नवीन जे मुलं आहेत की ज्यांना उद्योगामध्ये करिअर करायचं आहे, ज्यांना उद्योग टाकून भरभरा घ्यायचे आहे पण त्यांची हिंमत होत नाही, अशा युवकांना तुम्ही काय सांगाल? कोई भी इंसान शिद्दत से, डेडिकेशन से अगर कोई भी चीज़ अपनाता है और जिसके आगे बढ़ाने के लिए मन की एक ऊर्जा, एक अपेक्षा होती है, उस कारण से आदमी आगे बढ़ने की एक सक्षमता रखता है, और वही चीज़ उसको फोकस करके रखना पड़ता है अपने आप को उस चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। कपूर एक ऐसी पदार्थशील चीज़ है जिसमें हमने काफ़ी तरक्की की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हमारे बड़े भाई साहब ने और सब ने मिलके उसको काफ़ी प्रोत्साहन किया, एंड हमने आज जो भी स्थिति पाई है वो पूरे शिद्दत से, ईमानदारी से कपूर के अंदर बगैर कोई मिलावट आप बेचें और सबको सुगंधित करें, ऐसा जीवन सुगंधित करें, ऐसा बिल्कुल मानता है। ये मैं उद्योगों के बारे में कहता हूँ, क्या आप टिप्स देंगे नवीन जे उद्योग वाले आहेत मुलं ज्यांना उद्योगामध्ये रस आहे त्या मुलांना तुम्ही काय टिप्स द्याल? कोई भी चीज़ हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सामग्री हो, उसको उसके ऊपर ज़्यादा अध्ययन करें, उसको समझें, उसके डीप रूट्स पे जाएं, चाहे वो कपूर हो या और कोई भी व्यवसाय में आप काम करते हैं, जितना उसमें आप अपनी शिद्दत से मेहनत करेंगे, आपको कोई ना कोई अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है। एंड जो भी नया एंटरप्रेन्योर आता है उसके पास में बहुत से ज़रिया रहते हैं, जैसे हम लोग अभी पाउडर बनाते हैं कपूर का, जिसको सिंथेटिक पाउडर बोलते हैं। कल ना किसी को टैबलेट बनाना हो तो वो खुद टैबलेट भी बना सकता है, और
टैबलेट ज़रूरी नहीं है कि हम ही बना के बेचें। कोई एक आम आदमी अगर कोई पाउडर लेके टैबलेट बनाता है या उसका और भी कोई नया उत्पादन करना चाहता है, वो बिल्कुल कर सकता है। उसको मार्गदर्शन करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा बड़ा मन रहता है, इच्छुक रहता है कि वो कैसे और आगे बढ़े। हमारे कारोबार में जहाँ पर कपूर बनता है उसको अब हम डबल कैपेसिटी भी कर रहे हैं। उस डबल कैपेसिटी करने का मार्गदर्शन में ये है कि हम और लोगों तक कपूर, जैसे मेंथॉल की गोली, जैसे फिनाइल की गोलियां होती हैं, वही रिप्लेस हो रही है कपूर के गोलियों के कारण से, एंड उसी को हम आगे प्रोत्साहन देने में विश्वास करते हैं। तो कोई भी नया उद्योगपति अगर हमारे पास में या उद्योग करना चाहता है वो हमारे पास आए तो हम उसको ज़रूर इस चीज़ के, इस लाइन के ऊपर हम सलाह देना चाहते हैं। मी जेव्हा तुमचं सगळं रिसर्च करत होतो किंवा तुमच्याशी बोलत होतो तेव्हा मला एक गोष्ट जाणवली की तुमचा हा उद्योग सुरू असताना अचानकपणे 13 ते 15च्या काळामध्ये खूप अडचणीला तुम्हाला सामोरं जावं लागलं, पण तरीसुद्धा तुम्ही त्या अडचणीवर मात करून पुढे आलात. तुम्ही अजून नव्याने सुरुवात केली आणि आज ती भरभराट खूप दूरपर्यंत जाऊन पोहोचलेली आहे. नेमका तो बॅड पॅच काय होता आणि तुम्ही त्यातून सावरले कसे, उभे झाले कसे? मी हे तुम्हाला यासाठी विचारतो की असे अनेक उद्योग श्री असतात किंवा उद्योगात पावलं टाकणारे माणसं असतात की जे भरभराटीनं सुरुवातीला खूप निर्माण करू पाहतात, पण त्यांना अपयश येते आणि ते खचतात आणि ते आयुष्यात डिप्रेशनमध्ये जातात. त्यांना आयुष्यामध्ये काय करावं असं काही कळत नाही, अशी परिस्थिती होते. तुम्ही या परिस्थितीतून सावरलात कसं आणि उभं कसं राहिलात? कोई भी इंसान की ज़िंदगी में चाहे वो घड़ी बंद भी होती है तो 2 बार तो समय सही दिखाती है। अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति के तरीके से आता है और हर एक इंसान की पूरे कार्यकाल में आता है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा एक वक्त था जहाँ पर ये सब कपूर का कारोबार करीब करीब कुछ आनी जानी नहीं थी, उसमें कोई कमाई नहीं थी। बट आने वाले वक्त को अगर आप पकड़ के रखो, अपने आप को आप संचित करके रखें कि भी आप उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और मध्यम तरीके से आप क्रिकेट में देखते हैं कि लोग विकेट जब खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो उनका बैट मैदान में डटा हुआ रहना चाहिए। बरोबर है. जब आप हटेंगे वहाँ से और अगर आउट हो जाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे, वरना अगर आप वहाँ पर डेडिकेटेडली डटे रहेंगे, खेलते रहना चाहिए। चाहे कैसा भी गेंद आए, लूज गेंद आए या जो गेंद आए, जिसको आप ब्लॉक कर सकें ब्लॉक करके रखिए। आने वाले समय में कभी मौका आएगा ज़िंदगी में कि जहाँ पर आपको अपने उत्पादन के अंदर आपको तरक्की मिलने का एक मौका मिलेगा ही मिलेगा। और वही हमारे को मिला। 2015 में एक समय था जहाँ पर सब प्रदूषित इंडस्ट्री ऑफ कपूर को बंद किया गया चाइना में। हम लोग का उस समय काफ़ी नीचे का वक्त था। उसके बाद जैसे जैसे प्रदूषित इंडस्ट्रियाँ बंद हुई पूरे विश्व में, अल्टीमेटली हमारे को भी उसका एक मौका मिला और हम लोग ने इमीडिएटली अपना उत्पादन बढ़ाने के कारण से हम आगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते गए, स्प्रेज निकाले, और भी बहुत से पदार्थ हैं कपूर में, चाहे वो साबुन हो चाहे सैनिटाइज़र हो। ये सब प्रोडक्ट निकालने से हमारा तरक्की और आगे बढ़ा और हम और कंज्यूमर एरिया में आ गए, जहाँ पर हमने अपना खुद का मंगलम करके कैंप्योर बनाया। कैंप्योर के अलावा मंगलम ब्रांड भी बनाया जिसमें हम लोग टैबलेट बेचते हैं। तो उन दोनों के कारण से हमारी तरक्की हुई और दिल खुला रहना चाहिए। आप हमारे यहाँ पर कोई भी किस्म की गुटबाजी, यूनियनबाजी कंपनी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पूरा लिंक रहता है विद द प्रोडक्शन। अगर आप 100 किलो बनाते हैं, अगर 101 किलो भी बनता है तो राइट फ्रॉम द स्वीपर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का 500-600 आदमी, सबको एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं। तो उससे उस आदमी की एक प्रोत्साहन, उसके मन की जो ऊर्जा है वो पूरे देने का मन रहता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी कारण से हम सब लोग, हमारी फैक्ट्री में बहुत लोग जो आते हैं, जो बाहर भी जाते हैं छोड़ के, वो वापस दोबारा आने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो सोच है वो पॉजिटिव सोच है, जिसके लिए हम तत्पर खड़े हैं। ओके.
ओके. मला एक गोष्ट तुमचं रिसर्च करताना किंवा तुमच्या याच्यामध्ये मला जाणवली, ती म्हणजे तुम्ही देण्यामध्ये खूप तुम्हाला आनंद मिळतो. तुम्ही बाहेर लोकांना चपल्या वाटता, तुम्ही तुमचे प्रोडक्ट वापरता, तुम्ही जे गरीब लोक आहेत त्यांना भरभरून मदत करता. काय आहे दिल्यानंतर निसर्ग देते हे माहीत आहे, काय तुमची उदात्त भावना त्याच्या मागे आहे? जितना शिद्दत से और खुशी से अगर मन की भावना सच्ची हो और देने का मन में प्रण हो, और अगर आप किसी को देते हो तो पहले अगर खुद को खुशी होती है तभी आदमी इंसान किसी को कुछ दे सकता है, चाहे वो कुछ छोटी सी छोटी चीज़ हो, परंतु देने में विश्वास होना चाहिए. मन में अगर आप ये भावना रखोगे कि नहीं मैं उससे क्या ले सकता हूँ, तो आपका तरक्की कभी भी नहीं होगा. परंतु अगर आप ये देने में विश्वास करते हो, जो भी आदमी मिले, आज कपूर है, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि किसी न किसी को अगर आप सुंघाते हो तो उसका मन प्रसन्न होता है. प्रसन्न होने के अलावा उसको ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है. तो इरादा वही होना चाहिए कि आप कैसे किसी को कुछ भी दे सकें. हाँ, ओके. दुसरी एक बात ऐसी है कि आपके माता पिता को लेके आप तुमच्या आई वडिलांना घेऊन तुम्ही खूप संवेदनशील वाटलात. काय तुमच्या आई वडिलांप्रती भावना होता? म्हणजे तुम्ही मला एक किस्सा सांगितला थोड्या वेळापूर्वी की आपण आई वडिलांच्या पाया पडून जर बाहेर पडलो तर आपल्या मनातल्या पूर्ण इच्छा कामना पूर्ण होतात. काय तुमच्या भावना होत्या आई वडिलांना घेऊन? आई वडील ना घेऊन एक बहुत स्पष्ट मानना है कि इंसान माँ बाप के ऋणी होते हैं, और ऋण कोई भी जीवन में चुकाया नहीं जाता. जिस समय अगर माँ बाप हैं और उनके अगर आप चरण स्पर्श करके घर से निकलो, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, या उनको याद करके निकलो, या उनके तस्वीर के सामने अगर नहीं है तो प्रणाम करके निकलो, उस दिन आपका काम निश्चिंत पूरा ही होगा, कभी भी आपको तकलीफ नहीं आएगी. ये मेरा स्पष्ट मानना है. आज आपके मम्मी पिताजी नाही आहे, आपने इतना सारा साम्राज्य खडा किया आहे, तुम्ही खूप सगळं उभं केलेलं आहे. मला पण बघा तुमच्यासोबत हिंदी बोलताना माझी मराठी पण आपोआप हिंदी व्हायला लागली. तर तुम्ही आज तुमच्या आईवडिलांना जे वर बसले असेल, तुमचा सगळा हा तुम्ही जे लोकांसाठी काम करता, तुम्ही जे कामगारांसाठी काही उभं केलेलं आहे, त्याला खूप जवळून ते पाहत असतील किंवा वरतून म्हणत असतील की आमचा मुलगा काहीतरी खूप छान करतो, वेगळं करतो. आज तुम्ही तुमच्या आईवडिलांना या निमित्ताने ते वर बसलेले असते तरी काय सांगाल तुमच्या आईवडिलांना की आज तुम्ही असले तर किती मजा आली असती किंवा काय आनंद राहिला असता कुटुंबामध्ये? उनको ज़रूर बहुत आनंद आता अगर जब भी अगर वो देखते, और आज के तारीख में वो हमारे साथ ही हैं, कभी भी अलग नहीं हुए हैं. मन में अपनी भावना उनके प्रति अगर अच्छी रहे, और समय समय से आप उनको सुबह शाम शनिवार को जहाँ पर पितृ बसते हैं अपने पीपल वृक्ष में, आप याद करते रहेंगे तो आपका कुछ ना कुछ तरक्की ही होगा. जितना ज़्यादा उनको आप मन में स्मरण करके रखेंगे उतना ही आगे आपका बेनिफिट होगा, ये मेरा मानना है. आज तुमच्या आईवडिलांना तुम्ही काय सांगाल? आज हो तो सिर्फ प्रणाम करके उनको चरण स्पर्श करिए और उनको याद करिए, उतना ही बोलना उचित है. उसके ऊपर बोलना अपने आप को मी या मुट्ठू के बोलने के हिसाब से हो जाता है कि तुम बहुत बड़े बन चुके हो. कोई आदमी बड़ा नहीं होता माँ बाप के सामने. मला अजून एक गोष्ट या निमित्ताने तुम्हाला विचारायची आहे, ती म्हणजे की आत्ता सध्या भरभराटी उद्योगाला घेऊन कशी आहे, तुम्ही मार्केटकडे कसं पाहता? नव्याने सुरू करू पाहणाऱ्या उद्योगांना हे वातावरण पोषक आहे का? म्हणजे सरकारपासून ते नवीन आलेल्या नियमापर्यंत हे सगळं कसं सध्या सुरू आहे? तुम्ही याकडे एक उद्योगपती म्हणून कसं पाहता? देखिए, जीवन एक संघर्ष है. इंसान अगर पैदा हुआ है, यहाँ पर मेहनत करता है, तो उसके तकलीफ़ें भी आएगी. उन तकलीफ़ों को क्रॉस करते हुए, उनको सहन करते हुए आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए. और तकलीफ़ अगर आती भी है, उनको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरीके से अगर आप जहाँ तक ले पाओ, वही एक अपना कर्तव्य रहना चाहिए ऐसे व्यक्तिगत इंसान के तौर पे. और नहीं तो फिर आपका ज़िंदगी एक बहुत ही कठिन बन जाता है अगर आप उसको ठीक से जी नहीं पाएंगे. अगर आप उसको हर एक प्रॉब्लम्स को अगर आप ये समझेंगे कि भाई मैं इस पे कैसे निकलूँगा. हर एक का मार्गदर्शन होता है, थोड़ा किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है. आप उसको कैसे आराम से धीरे धीरे क्रॉस करें, वो आपका एक मेन उद्देश्य होना चाहिए.
आत्ता मी तुम्हाला ते म्हणत होतो की उद्योगासाठी आत्ता वातावरण पोषक आहे का? कोई भी वातावरण किसी के भी गवर्नमेंट में ऑलवेज अच्छा रहता है, खाली आदमी को अपने तट पे खड़े रह के अपना काम शिद्दत से करना चाहिए, और वो अगर शिद्दत से करे आने वाले वक्त में कहाँ न कहाँ मौका मिलेगा। अगर अभी ठीक नहीं है तो कुछ समय के बाद मिलेगा, पर मौका ज़रूर मिलेगा इंसान को, ऐसा मेरा मानना है। तुम्ही जेव्हा या सगळ्या प्रवासाकडे पाहता, तुमचा हा सगळा प्रवास आहे, तुम्ही मागे पाहताना तुम्हाला काय वाटतं की तुम्ही हे केलं त्याच्यामुळे हा तुमचा सक्सेस आलेख इथपर्यंत आलेला आहे, हा तुमचा प्रवास खूप छान झालेला आहे, सुखकर झालेला आहे, काय सांगाल? अपना काम जो आदमी आध्यात्मिक पूजा पाठ करता है या इंसान किसी को मदद करता है, वो अपने करते रहिए विदाउट हैविंग एनी मेलिस। अपने मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। अपने मन की अंतरात्मा से आप जो भी अच्छा कार्यक्रम है वो करते रहिए। जितना ज़्यादा आप करोगे, जितनी प्रेम से और खुद की खुशी के भावना से करोगे। एक एग्जाम्पल है हमारी 1980, आज से करीब 40 साल हुए, टीचर जो हमारे साथ में हमारे को पढ़ाती थी, मैंने सबके पास नहीं जाके एक ही हमारी जो आदरणीय टीचर है उनको माता पिता मान के उनके पास मैं रेगुलरली शनिवार की शनिवार जाता हूँ, और शनि का दिन है और टीचर का दिन शनि का ही होता है। तो जितना आप उन पे प्रेम बरसाओगे, वो बैठा है ऊपर वाला, आपको उससे बहुत अच्छा और 10 गुना मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तुम्ही जे आता टीचर विषय सांगितलं, काय त्यांची खासियत आहे, कुठल्या बॅचचे सगळे विद्यार्थी होते आणि आता ते विद्यार्थी त्या टीचरसाठी काय करतात? देखिए, कोई भी इंसान टीचर को 500 रुपया 1000 रुपया अपने खुद के सोच से भेज सकता है, पर खुद समय देना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरतमंद चीज़ है। और उनकी जो ज़रूरतों को पूरा करना, उनके साथ बैठना, उनसे साथ बतियाना, ये करने से एक तो खुद को खुशी मिलनी चाहिए, उसके अलावा सामने वाली टीचर को भी लगना चाहिए कि ये सिर्फ प्रेम लिप रीडिंग से नहीं करता, वो आके बैठता है और अपनी जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो बिल्कुल शिद्दत से हर दिन जब भी चाहिए वो पहुंचाता है पर्सनली। नहीं तो जब आदमी बड़ा हो जाता है तो बोलता है मुझे समय नहीं है। तो जिसके पास में समय नहीं होता उसकी ज़िंदगी मेरा मानना है छोटी होती है। अपने पास समय ही समय है, तो जितना बड़ा समय आप रखोगे उतना आपका ज़िंदगी भी बड़ा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। व्यवसायामध्ये अडचणी पण खूप येतात, अनेक वेळा असं होतं की व्यवसायात खूप अडचणी येतात, तर त्या अडचणीला तोंड देण्यासाठी आपली भूमिका कशी असली पाहिजे, कशा अँगलनी कणखर असली पाहिजे, जे तुम्ही 2015-13 मध्ये अनुभवलेलं आहे? एक समय था कि 2015 में हर इंसान के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, और उतार चढ़ाव के अंदर कभी बहुत ही नीचे आदमी गुजर के ही ऊपर आता है। उसके नीचे जाने का और कोई सौभाग्य किसी को मिलता नहीं है। मुझे ज़रूर मिला 2015 में, जब हम लोग तकलीफ़ में आए हमारी इंडस्ट्री को लेके, और उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे ऊपर उभरे। एक तो समय और ऊपर से आपका लक, अगर आपका लक आपको साथ देता है और आप शिद्दत से काम करते हो तो ज़रूर उत्पादन सही तरीके से करते हो, अच्छा करते हो, आदमियों से अच्छा व्यवहार रहता है। हर किस्म के इंसान मिलेंगे आपको हर एक इलाके में, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे और कोई फील्ड में हो। आपको अपना काम शिद्दत से, ईमानदारी से और अच्छे तरीके से विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड अपने मनोबल को बैलेंस करते हुए अगर आप करोगे तो आपको तरक्की ही मिलेगी आने वाले समय में, ऐसा मेरा मानना है। आत्ता मला एक प्रश्न याला लावून विचारायचा आहे की त्यावेळेसचं वातावरण जेव्हा काहीच मिळायचं नाही अशी परिस्थिती होती, आता खूप सगळं मिळतंय, मग तुम्ही त्या पालकांना काय सांगाल की तुमच्याकडं तुमच्या मुलांना तुम्ही घडवण्यासाठी कुठल्या गोष्टीचं प्रिकॉशन घ्याल? म्हणजे तुम्ही एक सक्सेस वडील आहात, एक पालक आहात, म्हणून मी त्या अँगलनी हा तुम्हाला प्रश्न विचारतो। आज असं होते अनेक वेळा की पालकांकडं खूप आहे द्यायला, पण मुलांनी काय करावं, त्यांच्यावर संस्कार कुठले द्यावेत हे कळत नाही, अशी परिस्थिती आहे। तुम्ही त्या सगळ्या पालकांना काय सांगाल एक यशस्वी पालक म्हणून? कोई भी बच्चा
जब यंग होता है वो ये सोचता है कि भी मैं दुनिया मुट्ठी में कर लूँ, ज़रूर करे, पर होश और हवास में अगर मेहनत करे, अपने आप को कूल रखे, वो थोड़े समय से आता है, क्योंकि माँ बाप की शिक्षा, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप की समझ, आदमी अगर बच्चा देखता है और सीखता है, तभी इंसान को वाकई में सही रूप का पता चलता है, आचरण से पता चलता है, आदमी के हाव भाव से पता चलता है। और उसको काफ़ी समय लग जाता है, जब तक आदमी छोटे अवस्था से वो जवान हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो समझता है कि आटे दाल का भाव क्या होता है। बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि इसमें माँ बाप का योगदान बहुत बड़ा होता है, और माँ बाप को देख के ही बच्चा आगे बढ़ता है। मेरे आज के बच्चों में ज़रूर ये एक कहना रहेगा कि भाई आप अपना खुद का पढ़ाई लिखाई जहाँ तक हो सके उसमें काफ़ी मेहनत करें, और कोई भी साइड एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं दें। ए पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स करें, स्पोर्ट्स के टाइम पे एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन रहे। दातार बहुत हैं मेरे यहाँ पर, हमारे कुंभीवली में 3 गांव पड़ते हैं, तीनों में स्कूल्स हैं। हम वहाँ पर विश्व निकेतन करके एक और बड़ी संस्था है, हम वहाँ पर योगदान इसलिए करते हैं कि भी, और सबको हम लैपटॉप भी देना चाहते हैं, जो हम अभी देने वाले हैं। हमारा उद्देश्य हुआ है कि सबके पास में पूरा सीखने का एक पूरा मौका रहे, और उस मौके का लाभ उठाते हुए लोग आगे बढ़ें, और उसको कैसे तरक्की के राह में जा सके ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मी तुमचं काम अनेक अंशी जवळून पाहिलेलं आहे. म्हणजे एज्युकेशनच्या, गरिबांच्या एज्युकेशनला घेऊन विषय असतील किंवा सोशल कॉज घेऊन तुम्ही जे उभं केलेलं अनेक ठिकाणचं सामाजिक काम असेल, ते सगळं काम मी अनुभवलेलं आहे. आज 1-2 नाही, असे अनेक विषय आहेत जे पंकजजीला घेऊन मी आपल्यासोबत सर्वांसोबत डिस्कस करतो, प्रेक्षकांसोबत सुद्धा, की एक यशस्वी उद्योजकच नाही तर त्या पाठीमागे असणारे अनेक वेगवेगळे चेहरे पंकजजीला घेऊन आहेत, ज्यांचा जनसंपर्क तर खूप मोठा आहे. म्हणजे मी जेव्हा त्यांना 2-3 मागे भेटलो 1-2दा, तर इतके लोकांचा त्यांचा जनसंपर्क आहे. तर एका व्यक्तीकडनं आपण काय काय शिकू शकतो या अनुषंगाने खरं तर आज पंकजजीला या सक्सेस पासवर्ड कार्यक्रमामध्ये बोलवलेलं आहे. आता मी थोडं समारोपाकडं येतो. पंकज सर, मला एक सांगा की जेव्हा तुम्ही या मागच्या सगळ्या विषयाकडे जेव्हा पाहता, तर तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही कुठल्या गोष्टी अंगीकारल्या स्वतः मध्ये म्हणून तुम्हाला हा वारसा चालवता आला यशस्वी उद्योजकांचा, काय सांगाल? आई एम नॉट गॉट द पॉइंट नहीं समझ में आएगा। मला असं म्हणायचं की यशस्वी उद्योजक तुम्ही झालेला आहात, तर ते यशस्वी उद्योग होताना तुम्ही कोणत्या कोणत्या गोष्टी अंगीकारल्या, काय तुम्ही स्वतःमध्ये डेव्हलप केलं, ज्या माध्यमातून तुम्ही यशस्वी झालात? सबसे पहले तो हर इंसान के प्रति आप अपनी निष्ठा और सच्ची भावना रखिए। सामने वाला भले उसके मन में कुछ भी हो, आप अपना दृढ़ निश्चय नहीं खोना चाहिए। आप अपना जो भी चीज़ है वो सही तरीके से, ढंग से, अपने खुद के विवेक से करिए। सामने वाला भले अच्छा समझे या बुरा समझे, वो उसके ऊपर निर्भर है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उसको वो बात समझ में आएगी जो सामने वाला पेश करना चाहता है। तो उन लोगों को यही मैं मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि भैया जो भी काम आपको मिले उसको शिद्दत से करिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा रखिए मन में, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। तुमचं साधेपणा पण कमालीचं आहे. म्हणजे जेव्हा मी तुमच्या ऑफिसवरनं या भागात येत होतो, तेव्हा तुम्ही छोट्या नॅनो गाडीमध्ये आलात. भलेही तुमच्याकडे इतक्या सगळ्या मर्सिडीज आणि ऑडीज गाड्या आहेत, तर काय होतं त्या साधेपणामागं कारण काय आहे? देखिए, ये तो मैं मजाक में बोलूँगा आपको कि हमारे आदरणीय पिताजी का बेटा जो मैं हूँ, मैं विश्वास ये करता हूँ कि मेरे पिताजी अरबपति करोड़पति नहीं थे, तो मैं उनका लड़का हूँ और मैं उसी हिसाब से छोटी गाड़ी में घूमने में विश्वास रखता हूँ। हाँ, मैं ज़रूर पैसे वाला हूँ, तो मेरे बच्चे भले मर्सिडीज़ में या कोई भी गाड़ी में घूमे, वो अलग बात है। ये एक अपने मन की भाषा है, ये मजाक में कहते हैं, बट एक माध्यम है, चाहे वो मर्सिडीज़ हो या नैनो गाड़ी हो या कोई भी दूसरी, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक साधन है, एक मार्गदर्शन है, और उसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो मन में अगर ये उत्पन्न ये भावना रहेगी कि भैया मैं तो कोई हूँ, नहीं भाई, हम अगर आप देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में आप एक बहुत छोटे व्यक्ति हैं जो एक उत्पादक हैं और आप उत्पादन करते हैं, तो आप अपने व्यवसाय के अंदर ही आप जो करते हैं वहाँ तक ही ठीक है। उसके आगे बढ़ने की चेष्टा अगर आप अपने आप को साबित करेंगे कि भाई मैं भी कोई चीज़ हूँ, तो इंसान वो तरक्की नहीं कर पाएगा जो वो सोचता है। तुमची दिनचर्या कशी असते, म्हणजे सुरुवात कशी होते दिवसाचा आणि समारोप कसा होतो दिवसभरामध्ये? कारण मी आत्ता तुम्हाला पाहिलं, तुम्ही सांगत होता की 81 ची तुमची 10वी आहे, माझा 82चा जन्म आहे, म्हणजे तुम्ही इतके सिनियर आहात तरी तुमच्यामधलं उत्साह तेज अजून कायम आहे. कशी तुमची दिनचर्या असते? जल्दी सोना, जल्दी उठना, जल्दी सोना मतलब कितने बजे? 7:30-8 बजे तक। ये जो ज़िंदगी के जो बाकी रंगीनियों के जो काला रंग है वो 8 बजे के बाद मैं नहीं देखना चाहता। मेरा हर बार कोई भी अगर काम रहता है वो 7:30-8 के पहले ही होना चाहिए। पार्टी वगैरह ठीक है, एक समय था जाया करते थे, परंतु अब एक अलग दिनचर्या हो जाती है 50-55 की उम्र के बाद में। इंसान सोचता है कि भी सुबह जल्दी उठा जाए। पहले 5-6 बजे उठा करते थे, फिर मन में आया कि भी और जल्दी उठा जाए, तो एक ब्रह्म मुहूर्त होता है जो 3:40 पे सवेरे शुरू होता है, जो 5 बजे तक का रहता है। उस ब्रह्म मुहूर्त का जो कनेक्शन रहता है वो ऊपर वाले से डायरेक्ट होता है, ऐसा मेरा मानना है। और उसी समय आप हर किस्म की पूजा पाठ एकांत में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मंदिर में बैठ के, चलते चलते मॉर्निंग वॉक है, आपके दूसरे जीव जंतु हैं, चाहे वो आपका इलाके का कुत्ता है नीचे, वहाँ पर बिल्लियाँ भी होती है, वहाँ पे कौवे भी होते हैं, इन सबको आप प्रेम से कुछ न कुछ आहार देंगे तो कहाँ न कहाँ आपको उसका फल जरूर मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। आत्ता मी समारोपाकडे येतो या सगळ्या मुलाखतीचा. मी पंकजजी यांच्याशी संवाद साधण्यामागचे अनेक वेगवेगळी कारणं आपल्याला सांगितली, पण जेव्हा मी त्यांच्याविषयी रिसर्च करत होतो, जेव्हा त्यांच्याविषयी मी बारकावे जाणून घेत होतो, तेव्हा मला त्यांच्यावर मी खूप प्रभावित झालो होतो. त्याचं कारण असं होतं की एक मुलगा खूप मोठा उद्योगशील होतो, समाजातल्या प्रत्येक घटकाला काहीतरी द्यावं हे भान तो ठेवत असतो, आणि त्या पलीकडे जाऊन त्याच्यामधली ऊर्जा जी आहे, आत्ता म्हणजे मी रात्री त्यांना मॅसेज टाकला होता 10 वाजता, त्यांचा मला 4:15 वाजता निरोप आला. म्हणजे किती ते वेळ झोपत असतील, किती वेळ काम करत असतील. म्हणजे तुम्हाला जर यशस्वी व्हायचं असेल तर लवकर उठलं पाहिजे, हे तर तुम्हाला नक्की या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून कळालं. जाता जाता मला एक शेवटचा प्रश्न विचारायचा, नंतर मी समारोप करतोय. तुम्ही त्या तमाम मुलांना, त्या तमाम युवकांना काय सांगाल त्यांच्या यशस्वीसाठी? म्हणजे नॉट उद्योजक नाही, जे मुलं आत्ता उभारत आहेत आणि त्यांना काहीतरी वेगळं विश्व निर्माण करायचंय, त्या मुलांना तुम्ही काय सांगाल? सगळ्या मुलाला मी हेच सांगणार पाहिजे की बी योरसेल्फ अँड डू व्हॉट यू बिलीव्ह इन. द मोर यू बिलीव्ह इन योरसेल्फ अँड डू व्हॉट हॅज टू बी डन, यू विल बी सक्सेसफुल इन लाईफ. दॅट इज व्हॉट आय बिलीव्ह इन. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच, तुम्ही आम्हाला वेळ दिला. कोरोना असलं तरी मी तुम्हाला सेकंड यासाठी करतोय की या हाताने अनेकांना काम दिलं, या हाताने अनेकांना आशीर्वाद दिले आहेत, आणि हा हात म्हणजे महाराष्ट्राचा अभिमान आहे. या निमित्ताने सांगावंसं वाटतं. आपण वेळ दिलात, आपले मनापासून आभार. या आजच्या मुलाखतीमध्ये पंकजजी यांच्यासोबत झालेला संवाद तुम्हाला निश्चितच आवडला असेल. या संवादाच्या माध्यमातून एक वेगळेपण जपणारा उद्योजक, जो समाजकारणात रुची ठेवतो, जो तत्त्वज्ञानामध्ये रुची ठेवतो, जो आपल्या शिक्षकापासून ते सगळ्यांना हातभार लावण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेतो, मदत करतो, आणि जो सातत्याने देण्याची भावना ठेवतो. आमच्या अभिजित पवार सर नेहमी सातत्याने म्हणत असतात की आपण दिलं तर निसर्गही आपल्याला भरभरून देतो. आपण काम करायचं ते लोकांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी, आणि मी अशीच माणसं सातत्याने या सक्सेस पासवर्डच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करत असतो की आपण लोकांना देण्यासाठी काहीतरी पुढाकार घेतला पाहिजे. लोकांना
लोकांचे आशीर्वाद देण्यासाठी काहीतरी काम उभं केलं पाहिजे. आज पंकजजी यांच्या माध्यमातून एक उद्योजक आपल्यासमोर आणला, पण त्याशिवाय एक हळवा माणूस ज्याला आजही वाटतं की आपली शिक्षिका 1981च्या बॅचला शिकवणारी शिक्षिका, तिला आपण मदत केली पाहिजे. ही माणुसकी जपणारी माणसंसुद्धा याच कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्यासमोर आलेली आहेत. मला नितीन खरात माझा सहकारी, त्याला पण धन्यवाद द्यायचे. त्या माध्यमातून खूप चांगला इंटरव्ह्यू आपल्यापर्यंत त्यांनी पोहोचवला. आज शनिवारी मी इथं थांबतो. या मुलाखतीसह पुन्हा दुसऱ्या शनिवारी असंच एका मान्यवराला घेऊन मी या सक्सेस पासवर्ड कार्यक्रमात आपली भेट त्यांच्यासोबत करून देतो. आज इथं थांबतो. धन्यवाद.